रुको रणवीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुम्हारी अभी कोई बात नहीं सुननी है। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मेरे पास तुम्हारे उन्हीं सवालों के जवाब हैं। एक बार सुन तो लो। कबीर की बात सुनकर रणवीर हैरान हो जाता है कि आखिर कबीर ऐसा क्या बताने वाला है। रणवीर उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहां आरुषि अभी बैठी रो रही होती है। वो जैसे ही रणवीर के साथ कबीर को आता देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है। रणवीर और कबीर आकर टेबल पर बैठते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। देखो, तुम्हारी जो भी बकवास बातें हैं, मैं सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये विक्रम के बारे में है। आरुषि और रणवीर ने जैसे ही कबीर के मुंह से विक्रम का नाम सुना तो दोनों हैरान हो जाते हैं। रणवीर उससे पूछता है, तुम विक्रम को कैसे जानते हो? विक्रम प्रिया के कॉलेज का दोस्त है और वो प्रिया की माँ के कहने पर ही आरुषि से मिला था, अंशी का बाप बनके। क्या सरिता ने उसे आरुषि के पीछे भेजा था? पर क्यों? ताकि तुम दोनों में दूरियां आ जाएं। पर उसे गोवा की सारी बातें कैसे पता थी? सरिता ने उसे सारी जानकारी दी थी। तुम जिस क्लब में थी से लेकर कौन से होटल में रुकी थी, सारी इन्फॉर्मेशन। विक्रम ने तुमसे सब झूठ बोला। पर ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? तुमने भी तो उनके साथ मिलकर आरुषि को परेशान करने की कोशिश की थी। हम तुम्हारी बात का भरोसा क्यों करें? मैंने जो भी किया वो प्रिया के लिए किया, उसका प्यार पाने के लिए किया। पर वो विक्रम मेरी प्रिया को मुझसे दूर कर रहा है, इसलिए मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। सरिता तुम दोनों को दूर करना चाहती है, इसलिए ये सच्चाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। आरुषि से मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी। फिर भी मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी आरुषि। कबीर के बताने पर रणवीर और आरुषि को पता चलता है कि कैसे सरिता ने आरुषि और रणवीर के बीच दरार डालने के लिए विक्रम को उसकी लाइफ में भेजा। आरुषि रणवीर से कहती है कि अब वो उसे सच का पता चल गया है। क्या वो अब भी आरुषि से नाराज है? जिस पर रणवीर उसे कहता है कि सब जाने के बाद भी उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि आरुषि जब पहली बार विक्रम से मिली थी तब उसने रणवीर को उसके बारे में क्यों नहीं बताया और होटल रूम में उसके साथ ड्रिंक करने में इतनी क्यों बिजी थी कि रणवीर का कॉल भी नहीं उठाया। रणवीर की नाराजगी पहले से कम तो हुई थी, पर वो अभी भी आरुषि से नाराज था। आरुषि उसे समझाने की कोशिश करती, पर वो वहाँ से चला जाता है। उसे थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगा। तुम मेरे मैटर में मत बोलो। तुमने भी मेरे साथ जो किया है भूली नहीं हूँ, और ये मत सोचना कि ये बात बताने के बाद मैं तुमको माफ कर दूंगी। आरुषि, आई एम सॉरी। मैंने जो भी किया सरिता आंटी के कहने पर किया। फिर भी मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो किया। प्लीज मुझे माफ कर। आरुषि गुस्से में अपना फोन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। कबीर मन ही मन बोलता है, इस विक्रम के लिए प्रिया ने मुझे छोड़ा है। वो अब मेरी जगह लेना चाहता है। मैं इन लोगों का प्लान कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आरुषि घर पहुंचती है तो उसके पापा सरिता और प्रिया डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आरुषि को देखकर जेपी वर्मा उसे अपने पास बुलाते हैं। आरुषि बोलती है कि उसे भूख नहीं लगी है और वो बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। देख लिया, मैंने तो कहा ही था, उसको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ही उसका इंतजार कर रहे थे। अब खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। डैड, मुझे तो लगता है कि अगर इसके तेवर ऐसे ही रहे तो ना इसे कंपनी संभल पाएगी, ना ही इसकी शादी। आपको नहीं लगता है आप इस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं? मुझे भी यही लगता है। एक तो आरुषि बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, और इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद भी वो कंपनी की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी। मल्होत्रा खानदान में किसी चीज की कमी तो है नहीं। कहीं ऐसा ना हो ऐशो आराम में ये कंपनी के कामों पर ध्यान ही ना दे। ऐसा नहीं होगा, तुम लोग फालतू में ज्यादा सोच रहे हो। आरुषि संभाल लेगी, और रणवीर भी तो है। वही तो बात है, कहीं ऐसा ना हो कंपनी की बागडोर रणवीर के हाथ चले जाए और वो हमारी कंपनी ही हड़प ले। ये कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम सरिता? ऐसा क्यों होगा भला? हाँ, मेरी बातें तो बकवास लगेंगी आपको। इस कंपनी को आपने कितनी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसकी चिंता मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? मैं तो कहती हूँ कंपनी का सीईओ प्रिया को बना दो, कम से कम कंपनी हमारी तो रहेगी। सरिता देवी मौका देख के जेपी वर्मा के कान भरना शुरू कर देती है, पर जेपी वर्मा को आरुषि पर भरोसा होता है। वो कहते हैं कि प्रिया भी बच्ची है और कंपनी को संभालना अभी उसके बस की बात नहीं है। डैड, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी कंपनी संभाल सकती हूँ। आप मौका देखकर तो देखिए। नहीं, कंपनी की सीईओ आरुषि ही बनेगी, और मुझे इस बात पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। और रही बात काबिलियत दिखाने की, तो कंपनी में और भी बहुत काम है। पहले उसमें दिखाओ अपनी काबिलियत, फिर देखूंगा क्या करना है। ठीक है, करिए आप अपने मन की। अपने हाथों अपनी कंपनी को डूबते देखिए। हमें क्या पैसों का लालच थोड़ी ना है।
आपकी इज्जत और कंपनी की परवाह है, इसलिए कह दिया। जो जी में आए वो करिए, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। सरिता जेपी वर्मा से नाराज हो जाती है और खाना बीच में ही छोड़कर चली जाती है। सरिता बालकनी में खड़ी होती है, तभी थोड़ी देर वहाँ प्रिया आ जाती है और बहुत हैरानी से कहती है, मॉम, डैड को तो आरुषि के नाम का भूत ही सवार हो गया है। वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तो लग रहा है कि वाकई कंपनी आरुषि के हाथ में जाने वाली है। अब हम क्या करेंगे? अरे अब हम कर ही क्या सकते हैं? इतनी चालें चली मैंने उस आरुषि को नाकामयाब करने के लिए, उसे कंपनी से रुक करने के लिए, पर सब बेकार। ये सब तुम्हारी गलती है। खुद में तुम किसी काम करने के लायक हो नहीं, लोगों को तुम में जिम्मेदार इंसान दिखता ही नहीं है। तुम थोड़ा बहुत भी काबिल होती तो बात कुछ और होती। वाह मॉम, अब सारी गलती मेरी हो गई। मैं कुछ करने के लायक कब होती ना, जब आप मुझे कभी कुछ करने देती। बचपन से आज तक मुझे मेरा कोई काम करने नहीं दिया है आपने। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज के लिए मैं आप पर डिपेंड रहती थी। और सच पूछे तो आरुषि को इंडिपेंडेंट बनाने में आपका ज्यादा हाथ है। बचपन से आज तक कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने आप को खुद संभालते हुए आज इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है। प्रिया, फालतू की बात करना बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। इडियट कहेगी। सरिता प्रिया पर गुस्से से भड़क जाती है। प्रिया भी सरिता को उल्टा जवाब दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सरिता जेपी वर्मा की बातों से अपसेट थी। वो अपना फोन निकालती है, विक्रम को कॉल करती है। आरुषि से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैं उसे सुबह से कॉल लगा रहा हूँ और वो बात ही नहीं कर रही है। आई एम ट्राइंग। तुम सबके सब गधे हो, लड़की को मनाना भी नहीं आता है। अरे वो कॉल नहीं उठा रही है तो उसके सामने जाओ और मनाओ, इतना भी नहीं पता है। गधों की फौज बना रखी है मैंने। प्रिया और विक्रम सुबह सुबह बालकनी में बैठे चाय पी रहे होते हैं। प्रिया रात में सरिता की बातों से अपसेट थी। विक्रम उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर प्रिया उसे बताती है कि उसकी माँ की बातों से वो अपसेट है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वही तो प्रॉब्लम है यार, तुम लोगों के कहने पर मैं आरुषि का एक्स बनके उससे मिला और अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तो तुम्हारी मॉम मुझे कह रही है कि मैं उसे मनाऊं। अब भला मैं ये कैसे करूं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है लगातार हार का सामना करने से मेरी मॉम पागल हो गई है। मुझसे कह रही है कि मैं आरुषि जितनी जिम्मेदार क्यों नहीं हूँ। आई एम जस्ट फेड अप। प्रिया और विक्रम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ही रहे थे कि तभी विक्रम का फोन बजता है। कॉल उसके होटल के मैनेजर का था। विक्रम जैसे फोन उठाता है, सामने से उसका मैनेजर घबराते हुए बोलता है, सर, एक बुरी खबर है। हमारे होटल पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। अकाउंट और लॉगबुक सब जब्त कर लिया है। व्हाट? क्या बक रहे हो? इनकम टैक्स की रेड पर क्यों? पता नहीं सर, इन्होंने एक कॉल करने को अलाउ किया है। आप फौरन आ जाइए सर। हाँ, मैं आता हूँ। विक्रम मैनेजर की बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो घबराकर फौरन वहाँ से होटल के लिए निकल जाता है। क्या वाकई इनकम टैक्स की रेड थी या किसी की साजिश? क्या होगा सरिता का अगला कदम? क्या रणवीर आरुषि को माफ कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।